नाउ सेवन इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व कर होंगे। थेवेनिन्स थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बना है, तुम्हें बस उसको फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स निकल जाएंगे। शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। मतलब ये जो 10 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट VTH। VTH कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 1 में, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें ये तो पता है कि स्टेप नंबर 1 में VTH कैलकुलेट करना है, बट कैसे करेंगे? बाय रिप्लेसिंग लोड रेजिस्टेंस विद VTH। अब जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में 10 ओम रेजिस्टर दिया गया है, मतलब वो एक लोड रेजिस्टेंस है और उसको हमें VTH से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ और इसको VTH से रिप्लेस कर देता हूँ, VTH। और यहाँ पे हमें A और B यानी कि बेसिकली साइंस अज्यूम करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये साइंस मैंने अज्यूम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व लाइक नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के प्रॉब्लम जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे आपको सॉल्व करना है। नोडल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं पता कि सॉल्व कैसे करते हैं तो वहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस लिखा है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। सो क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? नहीं, तो ये नोड नहीं है। क्या एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? नहीं, ये एक नोड नहीं है। क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? 1 2 3, हाँ ये एक नोड है। उसके बाद ये भी एक नोड है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये एक नोड है और ये भी एक नोड है, क्योंकि इन दोनों में से भी 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 और 4 नोड्स है, राइट। अब इन चारों नोड्स का नामकरण कर देते हैं। इसको हम VA नाम देंगे, इसको हम VB नाम देते हैं। इन दोनों को हम फिलहाल के लिए नाम नहीं देंगे, क्यों? उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। मतलब अगर 2 नोड्स के बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो इक्विपोटेंशियल नोड्स होते हैं। सो ये 2 नोड्स ऐसे नोड्स हैं जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है और इसलिए ये 2 नोड्स इक्विपोटेंशियल नोड्स है। और जब तुम्हें 2 इक्विपोटेंशियल नोड्स मिलते हैं उनको आपको क्लब करना पड़ता है, मतलब बेसिकली मिला देना पड़ता है। ओके, सो इनको हम मिला देंगे। ओके। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब एक ऐसा नोड जो या तो ग्राउंड में है या तो जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। तो ये एक ऐसा नोड है जो ग्राउंड में भी है और जिसमें से 1 2 3 और 4 ब्रांचेस गुजरते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी गुजर रहा है। तो इसको हम ग्राउंड नोड नाम दे देते हैं, ठीक है, GN। और GN हमेशा 0 होता है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज़ द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। अब यहाँ पे सीन क्या है? हमारे पास पहले 4 नोड थे, अब हमारे पास 1 2 और 3 ही नोड है, जिनमें से 1 का वैल्यू हमें पता है, 2 की वैल्यूज हमें निकालनी है, खत्म, ठीक है। एंड उसके बाद हम VTH कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? फॉर्मूला वहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी नोड्स की वैल्यूज हमें निकालनी है उन नोड से करंट्स को बाहर फेंकना पड़ता है। कैसे बाहर फेंकेंगे? सबसे पहले VA इस नोड के ऊपर जंप करेंगे। कहाँ गया मेरा रेड पेन? हाँ, सो अभी VA से करंट्स हम बाहर फेंकेंगे। I1 यहाँ जाएगा, लेट्स से I1 को बाहर फेंका, I2 को बाहर फेंकेंगे और ये हमारा I3 को बाहर फेंका जाएगा, राइट। अब जितने भी करंट्स को हमने बाहर फेंका है उनके ऊपर वो फॉर्मूला लागू होगा, उनके ऊपर वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग KCL टू VA। अब यहाँ पे I1 के ऊपर जंप करेंगे सबसे पहले। सो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, I1 के रास्ते में करंट सोर्स है, तो जब करंट सोर्स होता है रास्ते में तो वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, तब आपको डायरेक्टली -10 लिखना है। -10 क्यों लिखा? मतलब बेसिकली माइनस क्यों लिखा? क्योंकि I1 का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है और 10 का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैंने -10 लिखा, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते थे तो +10 लिखता था, राइट। I1 हो गया, ठीक है, उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब I2 के ऊपर जंप करेंगे, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रकार का करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। सो फॉर्मूला क्या है? जहाँ से निकल रहा है माने जहाँ पे जा रहा है, I2 जो है वो VA से निकल रहा है और GN के पास जा रहा है। सो VA माइनस GN लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई भी प्रकार का वोल्टेज नहीं है इसलिए वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या? हाँ है, तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। I3 भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि I3 के रास्ते में VTH आता है और VTH जो है वो ओपन है, इसमें से कुछ करंट वगैरह बह नहीं रहा है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इज इक्वल टू 0,
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, -10 उधर जाएगा तो इट वुड बी VA अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, सो VA इज इक्वल टू 50। ये हमारा VA का वैल्यू आ चुका है। अब VA के साथ हमने जो किया था सेम चीज़ हम VB के साथ करेंगे, मतलब करंट को बाहर फेंकेंगे। सो I1 I2 I3 को हमने बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पे I4 I5 एंड I6 को बाहर फेंकेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा I4, ये हमारा I5 एंड ये हमारा I6, राइट। I4 के ऊपर जंप करेंगे। अब I4 के रास्ते में VTH है तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ओपन सोर्स है। देन I5 जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज, तो I5 जो है वो VB से निकल रहा है, इसलिए VB माइनस कहाँ पे जा रहा है, GN के पास जा रहा है। GN का वैल्यू 0 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, अब यहाँ पे रास्ते में वोल्टेज भी नहीं है इसलिए वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन रेजिस्टेंस, रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या है तो वहाँ पे अपॉन 20, राइट। प्लस I5 हो गया। I6 के ऊपर जंप करते हैं, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है। I6 VB से निकल रहा है, GN के पास जा रहा है, सो VB माइनस GN की वैल्यू 0 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, यहाँ पे रास्ते में वोल्टेज है क्या, हाँ है, इसलिए मैं लिखूंगा -100 एंड अपॉन रेजिस्टेंस 30। -100 क्यों लिखा, क्योंकि VB जो है मतलब जो हमारा I6 है वो ऐसे प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है। बड़ा डंडा मतलब प्लस, छोटा डंडा मतलब माइनस होता है, तो आखिरी माइनस से होकर के आगे गया था इसलिए मैंने -100 लिखा एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, अप्लाइंग KCL टू VB। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। 20 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 और सिले 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 3VB प्लस 30 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 और सिले 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 2VB माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 60 उधर जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5VB माइनस 200 इज इक्वल टू 0, राइट। देन 5VB is equal to 200 and VB is equal to 200 upon 5 is equal to 40 और V। अब हमारे पास VA और VB की वैल्यू तो है, बट अभी भी हमें नहीं पता कि VTH की वैल्यू क्या है, जो कि हमें स्टेप नंबर 1 में निकालनी थी। सो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटिंग इक्वेशन फॉर VTH। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, VTH के थ्रू अगर तुमने ध्यान से देखा तो I3 गुजर रहा है, राइट। सो I3 को फॉलो करेंगे, I3 VA से निकल रहा है, राइट। सो VA देन प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था इसलिए माइनस VTH और माइनस VB, राइट, क्योंकि वो VB के पास जा रहा है। माइनस VB क्यों लिखा, क्योंकि VA से VB के पास जा रहा है इसलिए माइनस VB लिखा एंड इज इक्वल टू 0। अब तुम में से कुछ स्मार्ट लोग बोलेंगे कि VTH के थ्रू I4 भी गुजरा है, तो उसका भी बताऊंगा मैं तुम लोग को इसके बाद। इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। अब सबसे पहले माइनस VTH अगर उधर गया तो इट वुड बी VA माइनस VB इज इक्वल टू VTH, राइट। सो VTH वुड बी VA माइनस VB, सो VA 50 है और VB 40 है, तो 50 माइनस 40 दैट इज 10 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे आते हैं I4 के ऊपर। VTH के थ्रू I4 भी गुजर रहा है, सो I4 कहाँ से निकल रहा है, VB से निकल रहा है, राइट। सो VB देन माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिर में प्लस से होकर के आगे गया था इसलिए प्लस VTH एंड VB से VA जा रहा है I4 इसलिए माइनस VA आएगा एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम डालेंगे सबसे पहले तो VTH इज इक्वल टू माइनस V उधर गया तो प्लस VA और VB अगर उधर गया तो माइनस VB, राइट। सो VA माइनस VB क्या होता है, 50 माइनस 40 दैट इज 10। यहाँ पे भी VTH का वैल्यू 10 ही आया, इट इज़ वन एंड द सेम, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा हो चुका है, हमें हमारा VTH का वैल्यू मिल चुका है। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेटिंग RTH। अब स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा था, कैलकुलेट RTH, रिप्लेस वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट। यहाँ पे हमने जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, मतलब गायब ही कर दिया। एंड जो बाकी के वोल्टेज सोर्स है, यानी कि वोल्टेज सोर्स बाकी कौन सा है, ये है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, राइट। एंड बाकी कुछ नहीं है।
और जो बचा कुछ है वो पूरा का पूरा डायग्राम वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दिया, VTH को RTH से रिप्लेस कर दिया क्योंकि RTH हमें निकालना है, राइट। अब इसको हमें सीरीज पैरेलल की मदद से सॉल्व करना है, सॉल्व यूजिंग सीरीज पैरेलल। अब सीरीज पैरेलल क्या कहता है, अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके उनका आंसर निकालो, और अगर दो रेजिस्टर सीरीज में है तो सिंपली एडिशन करके उनका आंसर निकाल दिया जाए, राइट। सो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल में, इनके बीच में नोड प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये पैरेलल में है। तो जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होता है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन दैट इज 30 × 20 अपॉन 30 + 20 दैट इज आंसर इज 12। तो 12 जो आंसर आता है उसको हम इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो रेजिस्टर सीरीज में है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्रकार का नोड प्रेजेंट नहीं है, सिंपली आजू बाजू बैठे हैं एक वायर में, तो सीरीज में, जब सीरीज में होता है एडिशन करके सिंपली आंसर निकाल जाता है। सो 5 + 12 दैट इज 17 एंड जो भी आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर है क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। सो RTH = 17, राइट। सो हमारे पास RTH आ चुका है, VTH आ चुका है। अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना पड़ता है, IL कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये जो डिफॉल्ट डायग्राम है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, RTH की जगह पे RTH लिख लिया, RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे लिख लिया उसकी जगह पे, एंड जो VTH है उसकी जगह पे हमारा VTH का आंसर लिख दिया, राइट। एंड इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आता है 0.37 एम्पियर। और यहाँ पे आखिरी में लिखना मत भूलना कि द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज 0.37 एम्पियर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा।